सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला जेल में एक फौजी ट्रायल हो रहा है। ये खुफिया फौजी ट्रायल किसका हो रहा है, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर कप्तान का 2003 का एक बयान वायरल हुआ। इस बयान में ऐसा क्या है, आफिया सिद्दीकी का मामला और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका में बैठकर इस मुकदमे को किस तरह से वो हार कर वहां से वापस आए, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जज जेल में कैद है, ये कौन सी जेल है और ये कौन सा जज है, और कंटेनर का नमाजी सामने आ गया, और सिंध के अंदर बगावत की बात हो रही है, और इसके साथ साथ हमाद अजहर नून लीग में शामिल क्या होने जा रहे हैं, उनके करीबी दोस्त क्या कहते हैं इस हवाले से, और उनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और दीगर जमातों का किस किस्म का प्रेशर है, और जिस नशिस्त पर इनके वालिद इलेक्शन जीते वो खाली हो गई है, और वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस किस्म की तैयारी कर रही है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा व्यूअर्स आज की इस नशिस्त पे। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में उनका जो इश्तिहार छपा, इस पर भी बात करेंगे। और फिर दोनों बेटे इमरान खान के पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं, और इनके पाकिस्तान आने के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन जो सबसे अहम खबर है व्यूअर्स, वो तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। अडयाला जेल के अंदर ये वक्त तय था, लेकिन बगैर किसी कार्रवाई के समाअत को 29 तारीख तक जो है मुलतवी कर दिया गया। और अडयाला जेल के अंदर जो समाअत थी, बगैर किसी जज के, बगैर किसी समाअत के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी कार्रवाई के इसे आगे धक्का दे दिया गया है। व्यूअर्स, एक रिमोट कंट्रोल निज़ाम है, और ये रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। जब उनका दिल चाहता है वो पाकिस्तान में अडयाला जेल के अंदर जो सीन है अदालत का, ये बटन दबाते हैं और ये सीन ऑन हो जाता है। और फिर अगर आपने इसे फास्ट फॉरवर्ड करना हो तो आपके पास रिमोट कंट्रोल मौजूद है, आप इसे फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यानी केस की समाअत को पहिए लग जाते हैं, पर लग जाते हैं। और अगर आप इसे स्लो मोशन में देखना चाहते हैं, यानी तारीख पर तारीख, तो ये भी रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। अलीमा खान इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थी और इन्हें इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, अब ना एक प्लानिंग के तहत अलीमा खान को, जिस तरह पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को अडयाला जेल कवर करने से रोका गया, और फिर इंतजार पंजोता जो इमरान खान के बयानी को, उनकी गुफ्तगू को एज अ कोऑर्डिनेटर बाहर लाकर पाकिस्तान के मीडिया या कम से कम अपने सोशल मीडिया से शेयर करते हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी पाकिस्तान की आवाम के सामने है। फिर अलीमा खान, जिनके ऊपर इमरान खान पैगाम देकर उन्हें बाहर भेजते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे रॉन्ग नंबर्स ने इनके खिलाफ साजिश शुरू कर दी, और अब एक प्लानिंग के तहत अलीमा खान का रास्ता रोका गया। अलीमा खान क्या कहती हैं कि जज जेल के अंदर से हुक्म दे रहा है कि इमरान खान की फैमिली और वकला के अंदर आने का इंतजाम किया जाए, यानी उन्हें अंदर आने दिया जाए, लेकिन सुपरिटेंडेंट गफूर कर्नल हुक्म नहीं मान रहा और हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता। ये जजेस के हुक्म की कुल औकात है, और उन्होंने जज साहब को भी अंदर कैद रखा हुआ है। जेल इंतजामिया सुनने को तैयार नहीं है। देखें, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स होती है ना, वहाँ पर ये माहौल आप देख सकते हैं। कैमरों की इजाज़त नहीं होगी, सहाफ़ियों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, जो लोग प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होते हैं उनको अपने इंतखाब के मुताबिक जो है आप लेकर आएंगे। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में जिसका केस है उसे भी फाइल नहीं दी जाती, यानी जो उसके ऊपर इल्ज़ाम है। हमने मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट हो रहा है, बहुत सारे केसेस के अंदर यही प्रेसिडेंट देखा, लेकिन ये पहला मौका है पाकिस्तान में, ये अडयाला जेल जो इस वक्त एक मिलिट्री कोर्ट में तब्दील हो चुकी है, और रिमोट, जैसा मैंने पहले कहा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास है। और पाकिस्तान की अडयाला जेल के अंदर जितने भी जजेस वक्तन फवक्तन आए, ये गुलाम थे। गुलाम इब्ने गुलाम ये नस्ल है जजेस की, जिन्हें कुर्सियों पर बिठाकर मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। और जो मंजर ट्रायल, मिलिट्री ट्रायल के अंदर देखने को मिलता है, वो उससे 2 गुना ज़्यादा सख्त हालात इस वक्त अडयाला जेल के अंदर हैं, जहाँ पर ओपन ट्रायल नहीं है, एक्सेस नहीं है मीडिया को, रिपोर्ट नहीं आप कर सकते, और जो बढ़ चढ़ कर रिपोर्ट करता है या तो फिर उसको उठा लिया जाता है, या फिर उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी नौकरी के ऊपर अटैक किया जाता है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, या फिर जिस तरीके से उसे खामोश करवाया जा सके। व्यूअर्स, अलीमा खान ये कहती हैं कि आज जब हम जेल आए तो उन्होंने गेट बंद कर दिया, तो मैंने पुलिस वालों को कहा कि हालात ये हैं कि हम आज जेल जाना चाहते हैं और आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs को चुन चुनकर 10 साल के लिए नाअहल किया गया, सजाएं दी गई। जजेस को फैसले पहले लिखे हुए मिलते हैं, ये आकर पेपर रीडिंग करते हैं, ये सुनाएं, ये खौफजदा हैं। मुझे बताया गया कि आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो हमने कहा जी गिरफ्तार कर लें, हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। अच्छा व्यूअर्स, आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, कंटेनर पर जो नमाजी था, जिसके बारे में तातार ने खास तौर पे ये कहा कि ये टिकटॉकर है। आपको याद होगा, हुकूमत की तरफ से ये बयान जारी किया गया और उसे टिकटॉकर बनाकर हुकूमत की तरफ से पेश किया गया। आज ये बाहर आ गया, और 26 नवंबर को कंटेनर पर जो पार्लियामान, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू डी चौक के पास जो कंटेनर था, उसके बिल्कुल ऊपर ये नमाज पढ़ रहा था, और इसे रेंजर्स के एहलकारों ने वहाँ से धक्का दिया, नीचे गिरा दिया, ये अस्पताल पहुंच जाता है। फिर इसके ख़ानदान के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया मर्जी के बयानात लेने के लिए, और इसके हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। फिर आज जो उसने गुफ्तगू की, वही कहता है कि मैं कंटेनर पर 26 नवंबर को नमाज ही पढ़ रहा था, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ूँ, और मैं वाकई नमाज पढ़ रहा था, तो मुझे धक्का दिया गया। उन्होंने
کہا کہ میں ٹک ٹاک بنا رہا ہوں، میں ٹک ٹاک نہیں بنا رہا تھا، ہمارے ساتھ 26 نومبر کو ظلم ہوا۔ اب ایک خبر ویورز یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے۔ آج پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی عمران خان کے بچے ہوں یا خاندان کا کوئی بھی فرد ہو، وہ عمران خان کی رہائی کی بات کرے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی حکومت کے جتنے بھی ٹاؤٹس ہیں وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں۔ آج بھی سر ایسا ہی ہو رہا ہے، اور مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک خبر جی آج لگائی گئی ہے، اور اس خبر کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے بچے اب پاکستان نہیں آئیں گے۔ یہ کلیم کیا گیا ایک صحافی کی طرف سے، خیر آئی ڈونٹ کنسیڈر ہم اے جرنلسٹ، لیکن کیونکہ اخبار کے ساتھ وہ منسلک ہیں بھائی صاحب، بٹ آئی وونٹ ٹیک ہز نیم، اور لیکن میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور اس پہ ہمارا جو کمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ جب سے عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد کی خبریں گردش کر رہے ہیں، حکومت کی صفوں میں اس وقت ہلچل آپ کو ملے گی۔ پہلے لیگی رہنما قاسم اور سلیمان کو حرف تنقید بناتے رہے، کہتے رہے کہ وہ آئیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، پھر جمائمہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی آئیں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں جی کہ یہ دونوں پاکستان آ نہیں رہے، یعنی انہیں پاکستان آنے سے روک دیا گیا۔ کس نے روکا؟ جمائمہ نے۔ اور ایک خاندانی لڑائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو عمران خان کی بہنیں تھیں انہوں نے جمائمہ کو قبول نہیں کیا، اور اسی لیے انہیں علیحدگی ہوئی، انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی، خاندان کی باتیں اب خاندان والے بہتر بتا سکتے ہیں۔ جس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن جمائمہ کی گئی ماضی میں اور آج بھی ہو رہی ہے، یہ ایک بنیادی وجہ بنی، اور پھر پاکستان کے لوگوں نے یہاں کی جو سیاست تھی اس طرح سے ان کو ویلکم نہیں کیا گیا۔ اس میں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ ایک محاذ تھا جو ان کے خلاف کھولا گیا۔ اب جمائمہ گولڈ سمتھ کے بارے میں جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے جمائمہ گولڈ سمتھ کو تحریک انصاف کے ان لوگوں سے اس خاتون کی شناسائی ہے، پیغامات ارسال کیے تھے۔ قاسم اور سلیمان کو پاکستانی انتظامیہ اور سلامتی کے اداروں سے کہیں زیادہ عمران خان کی بہنوں سے خطرات ہو سکتے ہیں، جنہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ کو اپنی بھاوج کے طور پر کبھی قبول نہیں کیا، اور نہ ہی انہیں کبھی اس کے بچوں کے ساتھ لگاؤ ظاہر کرنے دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی قیادت کو امریکہ میں قیام کے دوران دونوں بیٹوں کے ساتھ جو سلوک تھا، سرد موری، ایک کولڈ آپ کو ایٹیچیوڈ نظر آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ برکی صاحب، سجاد برکی واز دیئر، عاطف خان واز دیئر، اور باقی لوگ بھی انہوں نے ان کو ویلکم کیا، اور جن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں کروائی گئی یہ وہی لوگ ہیں جو اس لابی کا حصہ تھے، جو عمران خان کی رہائی کے لیے وائٹ ہاؤس کے اندر جن سے رابطے جاری رہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ایسا کیا ہو۔ اس کے اوپر ایک محاذ یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ ادارے اور باقی لوگوں سے اور پاکستان کی ریاست سے ان کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ خطرہ خاندان کے لوگوں سے ہے۔ یہ ایک ایسا محاذ ہی کھولا جا رہا ہے جان بوجھ کر، تاکہ کنٹروورشل چیزوں کو بنایا جائے، لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، اور ایک عدم اعتماد کی سچویشن یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ پہلے بھی لوگ تحریک انصاف میں بہت سارے تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ان کی اپنی فیملی کا ڈیسیژن ہے۔ علی محمد خان کی میں گفتگو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ایسا کچھ نہیں کر رہی، بلکہ ان کی اپنی فیملی کا ڈیسیژن ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی وجہ سے تحریک انصاف کے اندر ہیں، اور تحریک انصاف کو اپنی جماعتی سمجھتے ہیں اور اپنے دادا ابو کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ آج اگر آپ سروے کروائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ پاکستان کی عوام دونوں بیٹوں کو میدان میں اس تحریک کو لیڈ کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ اب وہ آتے یا نہیں آتے یہ ان کی پرسنل چوائسیز ہیں، اور لیکن ایک ایسا دفتر کھول لیا گیا ہے جہاں سے یہ ساری خبریں لانچ کروائی جاتی ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے، اور ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے سارا ماحول جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جنرل فیض پر 9 مئی کے الزامات کا یہ معاملہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ فوج کی جانب سے 9 مئی کے فسادات میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے مبینہ کردار کی تحقیقات کے اعلان کے کئی ماہ بعد بھی ان کے خلاف اس واقعے کے حوالے سے اب تک کوئی باضابطہ الزام عائد نہیں کیا گیا، یعنی کوئی چارج فریم نہیں کیا گیا۔ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ جنرل فیض کے کیس میں کچھ نیا نہیں، تاہم جیسے ہی کچھ ملا تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ گزشتہ سال پاک فوج کے جو شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے یہ موقف اپنایا تھا کہ جنرل فیض پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت کارروائی کی گئی۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ جنرل فیض کے سیاسی شخصیات سے وسیع روابط تھے، جن میں تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ان کے خلاف ہوتی ہے نہیں۔ اور جو ان کے وکیل ہیں اشفاق، ان کا بھی موقف شامل کیا گیا، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ریکارڈ پر فیض حمید کے حوالے سے کوئی گواہ یا ثبوت موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے یا اس میں ملوث تھے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے کیس جو ہے وہ لنگر آن ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ 26 نومبر کیس کی سماعت انسداد دہشتگردی عدالت میں تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف یہ سماعت ہوئی ہے جی۔ عدالت نے مسلسل غیر حاضر رہنے والے ملزمان کے ضمانتی مچلکے ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ان کی ضمانتیوں کو بھی نوٹس جاری کر دی ہیں، اور بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 31 جولائی تک ملتوی کر دی۔ اگر اس ملک کے اندر کسی شخص کو بلانا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب ہیں، جنہوں نے ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر ضمانت دی تھی کہ نواز شریف
पाकिस्तान कुछ महीनों के अंदर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। 5 साल उन्होंने बरतानिया में गुजारे, यहाँ से सियासत को कंट्रोल किया, बाजी को पलटने की वो कोशिशें करते रहे, सियासत में अपना मकाम हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, खामोश रहे। एक वो वक्त आया जिन्होंने इनके ऊपर एहसान किए, वो आखिरकार इन्हीं के खिलाफ ये बोलना शुरू करते हैं और फिर ऐसा बोले कि इस सिलसिला रुक नहीं पाया और आज भी ये मुसलसल बोल रहे हैं। लेकिन इन जर्नैलों का जिनका ये नाम लेते रहे, मासवा एक के जिनमें फैज़ हमीद साहब हैं, इनके अलावा किसी का एहतसाब जो है वो नहीं हुआ। और अगर किसी ज़मानती को जिसने ज़मानत दी अगर बुलाना है तो शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि 5 बरस नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसके कहने पर पाकिस्तान की अदालती निज़ाम से, इंसाफ से, पाकिस्तान में कैद से भागकर लंदन के अंदर अपनी मर्जी की ज़िंदगी जो है वो गुजारते रहे। अभी उसमें आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ, और ख़बर ये है कि हमाद अज़हर साहब की नून लीग में शमूलियत की बात हो रही है। अब ये उनको ऑफ़र्स हैं जी, ये सिर्फ इनको नहीं है, बहुत सारे लोगों को हैं, और मैं इस हवाले से जो इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ। और ये भी बताया जाता है कि फैमिली के ऊपर बहुत प्रेशर है, और फैमिली की तरफ से भी प्रेशर है कि आप नून लीग को ज्वाइन कर लो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दो, 2 बरस से क्या मिला हमें, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। फिर अगर नून लीग, अगर पीटीआई की तरफ से इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने भी पीटीआई को कुछ नहीं दिया, खामोशी से गायब रहे और अपनी सियासती चमकाते रहे। सर्वाइवल की जंग थी ना, वो सर्वाइव कर गए जी 2 साल। इमरान खान जेल में इस वक्त लड़ रहा है और ये छुप कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था इन्होंने घर घर नहीं पहुंचाया। हाँ, इस्तीफे देने के ये माहिर थे, इनके बारे में जो हमने पिछले 2 साल से इनका जो लाइन ऑफ एक्शन देखा है। अब हकीकी फैसला जी हमाद अज़हर ही करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और मियां अज़हर की वफ़ात के बाद जी NA 129 खाली हो गया है, यहाँ पे ज़मीनी इंतखाब होंगे और कोशिशें तेज़ हो गई हैं। और ख़बर के मुताबिक बल्दिया उज़्मा, LDA, वासा, PHA और दीगर तरक्याती इदारों ने मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करने का प्लान तैयार करने के लिए इलाके का सर्वे शुरू कर दिया है। आप काम करेंगे ना तो ऑब्वियसली उसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ से वोट जो है वो हासिल कर लिया जाएगा। हमाद अज़हर को जेल के लिए धमकाया जा रहा है जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने इस हवाले से कहा, अगर आपने देखा हो तो पिछले कुछ दिनों से वो उनके साथ साथ आपको नजर आएंगे, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अपनी आखिरी सांस तक मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो हमाद अज़हर साहब के हवाले से ये बात जो है वो ज़रूर हो रही है। व्यूअर्स, वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन जो ये हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं इन्होंने जिस तरह से बयानात बदले, आपको इसकी मिसाल कभी नहीं मिलेगी। आफिया सिद्दीकी के हवाले से सबसे पहले खान साहब ने आवाज़ उठाई। मैं आपके सामने ना ये हकाइक 1 बाय 1 भी रखता हूँ, लेकिन एक बयान जो कुछ रोज़ पहले ट्वीट किया किसी दोस्त ने, और हामिद मीर साहब की प्रोग्राम का ये क्लिप था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जनाब इस मुल्क के अंदर लोगों को डॉलर के लिए आप अमेरिका के हवाले करते हैं, ठीक है, और फिर कुछ खुदा का खौफ खाएं, ये भी उनके अल्फाज थे। लेकिन आज ये लोग कहाँ चले गए, ये वो सवाल है जिसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। आपने डॉलर्स के लिए, आपकी अपनी हुकूमत के लिए किस बुनियाद पर अमेरिका में बैठकर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बयान दिया? अब इसके अंदर कैच क्या है? कैच ये जी कि जो कुछ अमेरिका ने किया वो आइन और कानून के मुताबिक किया, और पाकिस्तान में जो कुछ इमरान खान के हवाले से हो रहा है ये आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। तो उसी साडनू ना पूछना, असी तानू नहीं पूछांगे। तो ये वो बात है जो इसके अंदर कैच था। आफिया सिद्दीकी के हवाले से जो स्टेटमेंट इसहाक डार साहब ने अमेरिका में बैठकर दी, वो क्या कहते हैं जी कि आफिया सिद्दीकी को होने वाली सज़ा बिल्कुल दुरुस्त और बाकायदा प्रोसेस के बाद हुई। इसहाक डार ने अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बयान सिर्फ इसहाक डार का नहीं, ये शख्स दोस्तों याद रखिएगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और ये साहब, और ये हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और वो खिताब कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ है इमरान खान के हवाले से। डायरेक्टली इमरान खान साहब का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह अमेरिका के अंदर आइन, कानून और इदारे काम कर रहे हैं, आफिया सिद्दीकी का एक ऐसा केस जिसे कराची से लाहौर या ग़ालिबन इस्लामाबाद आते हुए ट्रेन से उतार लिया जाता है। खान साहब को इनकी वालदा के बहुत सारे फ़ोन आए और फिर उन्होंने बताया। अब खान साहब के ना पुराने क्लिप्स इसके अंदर वायरल हो रहे हैं। खान साहब ने सबसे पहले जी आवाज़ उठाई 2003 के अंदर एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 जुलाई 2003 का इंटरव्यू है कि मुझे एक शख्स ने कॉल की और उसने कहा कि मेरी भतीजी को अगवा किया गया, हम अमेरिका के कहने पर लोगों को उठाकर बाहर भेज रहे हैं, क्या ये हमारी एजेंसीज पर नो कॉन्फिडेंस नहीं है? वो कराची से लाहौर आ रही थी, ट्रेन बोर्ड करने से पहले उसे उठाकर ले गए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वालदा, हामिद मीर साहब ने जिनका इंटरव्यू किया नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वालदा से वादा किया कि अम्मी जान मैं आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। असमा सिद्दीकी साहिबा अपनी बेटी के इंतज़ार में दुनिया से रुखसत हो गई, नवाज शरीफ आफिया को वापस ना ला सके। तो ये एक बयान नहीं है, बहुत सारे आपको इस किस्म के बयानात मिलेंगे। आज वो लोग जो वक्त के साथ अपने बयानात भी बदल लेते हैं। इस मुल्क के अंदर अगर किसी शख्स ने गिरगिट की तरह रंग बदला है तो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का आपको हर फर्द नजर आएगा। इस लिस्ट के अंदर ना कोई एक भी नहीं जो थोड़ी सी शर्म लिहाज कर ले, अपने माजी के बयानात को देख ले।
چاہے وہ خواجہ آصف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ کردار انہوں نے خوب نبھایا رنگ بدلنے کا، اور کیا خوبصورتی سے یہ کردار نبھاتے ہیں. یہ انہی کا خاصہ ہے اور یہ انہی کی شخصیت ہے کہ ماضی میں جب آپ کو سوٹ کرے، آپ کہیں کہ آپ 71 ہار گئے، آپ 65 ہار گئے، آپ کارگل ہار گئے، اور آپ اپنے دفاعی بجٹ کو انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ کو جو سوٹ کرتا ہے وقت کی مناسبت سے آپ اس بیان کو اپنا لیتے ہیں، اور آپ کے اوپر جتنے احسانات کیے گئے شاید کسی اور کے اوپر نہیں کیے گئے. تو سب سے زیادہ بینیفیشری اگر کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رہا ہے تو وہ خواجہ صاحب رہے ہیں، اور خواجہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ انہی کی شخصیت ہے اور یہی کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیا ماضی میں آخری صدی کی. سر اس وقت کیا ڈالر لے کر جس طرح لوگوں کو حوالے کیا جا رہا تھا وہ تو آپ کو یاد آ گیا، لیکن آج آپ ہی کی حکومت کے ایک وزیر نے کیا کیا، ڈپٹی پرائم منسٹر نے کیا کیا. اس نے امریکہ میں بیٹھ کر، دیکھیں یہ بھی ہمیں ایک ریئلسٹک اپروچ رکھنی چاہیے کہ امریکہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے. اسے کل کو اگر عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکالنا اس کے مفادات سے جڑا ہوا تو ضرور نکالے گا. اور آج اس خطے میں ایران اور جو اسرائیل کی جنگ تھی اس نے خاص طور پہ اس خطے کے اندر حالات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اگر پاکستان بھارت کی جنگ نہ ہوتی اور اسرائیل اور